नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बजट सत्र की शुरुआत आज सुबह एक नए विवाद के साथ हुई। दरअसल कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुअर थिंग यानी बेचारी कह दिया। राष्ट्रपति पर की गई इस टिप्पणी को भाजपा ने अपमानजनक टिप्पणी करार दिया है। मीडिया ने सोनिया गांधी से अभिभाषण पर सवाल पूछा था तो सोनिया ने कहा कि भाषण के अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, बेचारी वो मुश्किल से बोल पा रही थी। बता दें कि इस दौरान सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। वहीं कुछ लोगों का ये तक कहना है कि उन्होंने पुअर थिंग नहीं पुअर लेडी कहा। भाजपा ने सोनिया गांधी की टिप्पणी की निंदा की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा ये अत्यंत असम्मानजनक है तथा ये सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के प्रति विपक्ष की उपेक्षा को रेखांकित करता है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दुर्भाग्य से ये पहली घटना नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की हरकत की हो। राष्ट्रपति जब मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाल रही थी तब अपनी सामंती मानसिकता से प्रेरित विपक्ष पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण का मजाक उड़ाने लगा। नड्डा ने कहा कि जानबूझकर ऐसे शब्दों बेचारी का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दिखाता है। उन्होंने मांग की कि विपक्षी पार्टी बिना शर्त माफी मांगे। भाजपा सांसद सुष्कांत मजूमदार ने कहा कि कांग्रेस की सामंती मानसिकता इस बात को पचा नहीं पा रही है कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। मजूमदार ने कहा ये एक अपमानजनक टिप्पणी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, खासकर राष्ट्रपति पर। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी परिवार से हैं और अब वो हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक हैं और ये बात कांग्रेस की जमींदारी मानसिकता को स्वीकार नहीं है, इसलिए वो उनके भाषण का विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी के बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ 78 साल की महिला हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति इतना लंबा भाषण पढ़कर थक गई होंगी, बेचारी। वो उनका पूरा सम्मान करती हैं और राष्ट्रपति के प्रति अत्यंत सम्मान रखती हैं। दुर्भाग्य से इस तरह की बात को मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उन्होंने भाजपा की माफी की मांग की भी आलोचना की और कहा कि उसे पहले देश को बर्बाद करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपने संसद के पहले के सत्र भी देखे होंगे, सरकार संसद में चर्चा से बचती है। आज से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। गरीब और मध्यम वर्ग पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, ये उम्मीद करता हूँ। विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि 2014 के बाद ये पहला सत्र है जब विदेश से कोई चिंगारी नहीं आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्र से पहले समस्या पैदा करने के लिए विदेश से कोई कोशिश नहीं हुई, नहीं तो यहाँ विवाद को हवा देने वाले बैठे हैं। इस बात को मीडिया के लोगों ने भी गौर किया होगा। इसके बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी देखरेख में पिछले 10 वर्षों में विदेशी हस्तक्षेप हुआ है। ये उस पर निर्भर है कि वो उस विदेशी हस्तक्षेप को उजागर करें और उन्हें बेनकाम करने के लिए राज्य के हर अंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद सभी मंचों का इस्तेमाल करें और उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मुझे सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि उनका हर किसी को निराश करने का ट्रैक रिकॉर्ड है और मेरा अपेक्षा रखने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने बार बार मध्यम वर्ग को निराश किया है और वो ऐसा फिर से करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब कांग्रेस पार्टी के लिए क्रांति जैसी बात कर दी है। राहुल ने उन पर हमला बोला है जो पार्टी छोड़कर अपने स्वार्थ के कारण चले जाते हैं। राहुल गांधी ने एक उदाहरण देकर बताया कि उन्हें ऐसे नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उदाहरण में उन्होंने क्यूबा क्रांति के प्रमुख फिदेल कास्त्रो का नाम लिया। उन्होंने बताया कि जिस तरह क्यूबा में तानाशाह के खिलाफ फिदेल कास्त्रो की टीम बनी थी, उसी तरह भारत में उनकी टीम बन रही है। राहुल गांधी ने ये बात नई दिल्ली में आयोजित वंचित समाज दशा और दिशा नाम के कार्यक्रम में कही। दलितों के बीच प्रभाव रखने वाले लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने फिदेल कास्त्रो के एक इंटरव्यू का हिस्सा सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि फिदेल कास्त्रो क्यूबा में क्रांति कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। उसने सवाल पूछा कि आप अपनी मैनेजमेंट टीम को कैसे चुनते हो, लड़ना कैसे सिखाते हो, क्रांतिकारी विचार कैसे सिखाते हो? तो कास्त्रो ने कहा, ये मैं थोड़ी ना करता हूँ, ये तो सामने जो तानाशाह बतिस्ता बैठा हुआ है वो उन्हें तैयार करता है। राहुल ने इसके आगे समझाया कि मैं लोगों को एकजुट करता हूँ
आधों को वो तानाशाह मार देता है, कुछ भाग जाते हैं और जो बच जाते हैं वो मेरी मैनेजमेंट टीम में बन जाती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, जो मोदी जी डरा देते हैं तो भाग जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि भागो भैया, महल बचाओ, जान बचाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मोदी जी दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सफाई हम नहीं कर सकते, ये काम मोदी ही कर सकते हैं। जब हमारे लोग उस ओर दौड़ रहे होते हैं तो हमारा काम दरवाजा खोलने का होता है, हमें बस सच्चे मैनेजर चाहिए। जब राहुल गांधी ने महल बचाओ भागो कहा तो इसके बाद लोग कह रहे हैं कि राहुल ने बिना नाम लिए सिंधिया जैसे नेताओं पर निशाना साध दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब कांग्रेस में ही बगावतियों के खिलाफ बगावत कर दी है, वो अब कांग्रेस पार्टी में बदलाव ला रहे हैं और उनके ये बोल उसी का उदाहरण है। बता दें, चर्चा बहुत पहले से चल रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस में मौजूद स्लीपर सेल को साफ करना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर राहुल ने ऐसा कर दिया तो नई कांग्रेस उठ खड़ी होगी। देश का बजट सत्र आज शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को सबसे ज्यादा हंगामेदार माना जा रहा है क्योंकि इस एक सत्र के जरिए देश की आर्थिक नींव रखी जानी है। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। महंगाई से लेकर कमजोर रुपए ने कई मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसी वजह से विपक्ष अपने लिए ज्यादा अवसर तलाश रहा है, मानकर चल रहा है कि सरकार बैकफुट पर रहने वाली है। वहीं इस सत्र में सरकार वक्फ बिल पेश कर सकती है, जिसको लेकर पहले से हंगामा मचा हुआ है और पेश करने के बाद मोदी के साथ नीतीश और नायडू का रिएक्शन भी मालूम चलेगा। लोगों का कहना है कि ये बिल नीतीश और नायडू के लिए फैसला लेने की आखिरी घड़ी है। अगर अब वो शांत रहते हैं तो उनकी राजनीति बीजेपी आराम से डुबा देगी। बता दें, नीतीश और नायडू की अगर राजनीति देखी जाए तो माइनॉरिटी का भी बड़ा वोट बैंक है और अगर अब वो उनकी ओर से कुछ नहीं बोलते हैं तो वोट छिटक सकता है। कुछ पत्रकारों का तो ये तक कहना है कि बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार का आखिरी पारी होगी। महाकुंभ में दो जगह भगदड़ हुई, एक तो संगम पर और एक झूसी पर। संगम का तो सबको पता चल गया, लेकिन झूसी की भगदड़ को सरकार और प्रशासन दबा रही है। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि दूसरी जगह हुए हादसे के बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन अब एक महिला सिपाही ने उनको झूठा साबित कर दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने महिला सिपाही का वीडियो ट्वीट किया है, जो वीडियो में कह रही हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कुछ चीज़ें हम वीडियो में बता नहीं सकते, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि जल्दी से जल्दी फोर्स भेजिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने लिखा है कि डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि दूसरी जगह हुए हादसे के बारे में कोई रिपोर्ट ही नहीं, पर यहाँ झूसी से ये महिला सिपाही कुछ और सच बयां कर रही है। वो मदद मांग रही है, कह रही है कि बहुत कुछ ऐसा है जो वीडियो में बता नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मरने वालों की जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। ये तक नहीं कह रहे अपने मुख से कि कोई कुचल कर मर गया। बाद में एक वीडियो में आंसू भी छलका दिए और अब एक फोटो चल रहा है जो योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ऑफिस ने ट्वीट किया है, जिसमें वो मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। ट्वीट में बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में जनपद उन्नाव के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अनिल सिंह जी ने सपरिवार शिष्टाचार भेंट की, जिसके बाद लोग इसको शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि उफ, ये मुस्कुराहट, कल जो देखा था वो कोई स्वप्न था शायद। वो जो सरकारी आंकड़ों में 30 मर गए या मारे गए, उनकी यादों की छत से फिसलकर दुख कब का गिर चुका है। अब उसकी मुंडेर पर असली मुस्कुराहट का कब्जा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद मची भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। योगी सरकार भी एक्सपोज हो गई। उसने झूसी में हुई भगदड़ को पूरी तरह से छुपाया, केवल संगम में हुई भगदड़ का जिक्र किया। लेकिन अब सब कुछ सामने आ गया है कि कैसे झूसी में लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रात में एक सिपाही तक नहीं था। लोग योगी सरकार की अव्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जिनके लोग खो गए या जिनके लोगों की जान चली गई वो रो रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक खोयापाया केंद्र पर मंगलवार देर रात भगदड़ के करीब 36 घंटे बाद तक 1500 से ज्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे। संख्या कम भी हो सकती है। आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताने के लिए कोई तैयार नहीं कि भगदड़ के बाद से कितने लोग मिसिंग हैं और कितने मिल गए। किसी का पति नहीं मिल रहा, किसी का पिता या माँ या बहन। लोग रो रहे हैं कि पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। बता दें, लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन मरने वालों की संख्या को दबा रहा है और झूसी में तो घटना ही गायब करती। महाकुंभ में भगदड़ हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। उनके परिजन भिलक रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जो मुंह में आए वो बोल देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने
अब भगदड़ में कुचल कर मरने वालों पर एक और असंवेदनशील बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मरना सबको है, लेकिन जो गंगा किनारे मरे वो मोक्ष पाएगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो ट्वीट किया है और कहा है कि कुचल कर दम घुट जाने से मर गए इस देश के आम लोगों को इनके अनुसार मोक्ष मिला है। हद है। कुप्रबंधन के चलते असामयिक मौतों में किसी की माँ, पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, पति, पत्नी चले गए। इतनी असंवेदनशीलता, इतनी निर्दयता, ये ना हमारा धर्म है ना संस्कार। पत्रकार रणविजय ने ट्वीट कर कहा है कि फर्जी आदमी के मुताबिक जो कुचल कर मर गए उनको मोक्ष मिला है। बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री ये बोल रहा था और नीचे बैठी जनता तालियां बजाने लगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में फिर एक बार गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिला। संगम नगरी में आए श्रद्धालुओं के साथ भगदड़ में जो हुआ उसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन एक अच्छी याद जो वो साथ लेकर जा रहे हैं वो है मुसलमानों का उनके साथ इस दुख भरी घड़ी में साथ देना। भगदड़ के बाद कई हिंदू श्रद्धालुओं को उस वक्त ना रहने को और ना खाने पीने को कुछ मिल रहा था, तब मुसलमान भाइयों ने उनका साथ दिया। वो संकट में फंसे श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए अपने घरों से निकलकर सड़कों पर उतर आए। उनके लिए भोजन, पानी, कपड़ा, दवा और आश्रय का इंतजाम करने में जुट गए। वो उनके लिए अपने घर, मस्जिदों और दिल के दरवाजे खोल रहे हैं। 25 से 26 हजार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमाम बाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। इलाहाबाद से कई ऐसे वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से कई वीडियो सामने आए हैं। इस बीच एक वीडियो आया जिसमें एक पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे खाने में मिट्टी, बालू डालता दिखाई दिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शेयर किया है। इनमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग महाकुंभ में फंसे लोगों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके सदप्रयासों के ऊपर राजनीतिक विद्वेषवश मिट्टी डाल दी जा रही है। जनता संज्ञान ले। जब वीडियो वायरल हो गया और सीधे योगी पर आंच आने लगी, जो कि पहले से बुरी तरह से गिर चुके हैं, तो अब पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया है। प्रयागराज की गंगानगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया गया कि तत्कालीन थाना प्रभारी सोराव को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई जारी है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद वही सरकार तिकड़ में शुरू हो गई है। अब जांच करने के लिए न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंचेगा। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की टीम मेला क्षेत्र जाएगी, अफसरों से पूछताछ करेगी और आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, हम सबका संघर्ष रंग लाया। दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो अब बंद हो गया है। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 ppm से घटकर 2 ppm हो गई है। अगर हम आवाज नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस देकर सजा देने की धमकी दी है। चुनाव आयोग को मेरा जवाब। इसके साथ ही केजरीवाल ने राजीव कुमार को अपना जवाब भी लिख कर दिया है। दिल्ली चुनाव में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सीधे चुनाव ही लड़ने के लिए ललकार चुके हैं। इस बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान के यहां दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने रेड मारी और अब भगवंत मान ने कहा है कि उनकी महिलाओं के संदूक तक को नहीं बख्शा गया, उसकी जांच की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्मसिद्ध नागरिकता मुख्य रूप से गुलामों के बच्चे के लिए है, ना कि पूरी दुनिया के लिए अमेरिका में आने और ढेर हो जाने के लिए है। बता दें, शपथ लेने के बाद ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कार्यकारी आदेश जारी किया था इसके खिलाफ, जिसे अगले दिन सिएटल की एक अदालत ने रद्द कर दिया। ट्रंप ने अब कहा है कि गुलामों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देना बहुत अच्छा काम था और मैं इसके लिए 100% पक्ष में हूँ, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पूरी दुनिया का कब्जा अमेरिका पर हो जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जीत हासिल करेंगे। हम ये केस जीतने जा रहे हैं और मैं इस जीत के लिए काफी उत्सुक हूँ। अमेरिका में बुधवार रात अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की हवा में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में सभी 64 लोगों की मौत हो गई थी। टक्कर के बाद विमान पोटोमैक नदी में गिर गया था। नदी में लोगों के शवों को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, मगर अब खबर आई है कि गोताखोर दल ने खतरनाक परिस्थितियों के चलते ये ऑपरेशन अभी रोक दिया है। गोताखोरों का मानना है कि वो उन तमाम स्थानों को खंगाल चुके हैं जहां तक वो सुरक्षित पहुंच सकते थे।
अमेरिकी कोस्ट गार्ड नदी में एयरक्राफ्ट का मलबा हटाने में मदद करने के लिए तैयार है ताकि गोताखोर प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शव खोज पाएं। नदी में क्रैश हुए विमान का मलबा हटने के बाद जब परिस्थितियां सुरक्षित हो जाएंगी तो उसके बाद गोताखोर दोबारा अपना अभियान शुरू करेंगे। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में इंग्लैंड के साथ खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी जगह बनाई है। अब तक के सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।